एग्जाम वेदा अकेडमी में आपका स्वागत है। इस चर्चा का सोर्स एग्जाम वेदा अकेडमी है और ये यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, रेलवे जैसे सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, तो आज का विषय वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल। अगर किसी ने कभी सिर पर 7 या 8 पीतल के मटके रखकर किसी नंगी तलवार की धार पर या कांच के टुकड़ों पर किसी को थिरकते हुए देखा है तो वो कोई जादू नहीं है। सही बात है, वो जादू नहीं बल्कि हमारे देश की कला का एक बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला रूप है। और आज की इस गहन चर्चा का विषय यही है, भारत के प्रमुख लोक नृत्य। आमतौर पर जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं ना, तो कला और संस्कृति का ये हिस्सा एक पहाड़ जैसा लगने लगता है। हाँ, मतलब इतने सारे राज्यों के नाम और फिर उनकी अनगिनत जनजातियां और नृत्यों की तो जैसे कोई खत्म होने वाली सूची नहीं है। एकदम सही। लेकिन आज हम केवल तथ्यों को रटने नहीं वाले हैं। आज की हमारी कोशिश है कुछ बेहद दिलचस्प कहानियों, तार्किक ट्रिक्स और उन नृत्यों के पीछे छिपे वैज्ञानिक कारणों को डिकोड करने की। और ये दृष्टिकोण बिल्कुल सही भी है। अक्सर लोक कलाओं को हम केवल एक मनोरंजन मान लेते हैं। हाँ, टाइम पास की तरह। राइट। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो ये कलाएं केवल समय बिताने का जरिया नहीं है। ये उस विशेष राज्य की जलवायु, वहां की मिट्टी की प्रकृति, पहाड़ियों या रेगिस्तानों के भूगोल का एक जीता जागता आईना है। मतलब हर चीज का एक कारण है। बिल्कुल। एक खास नृत्य किसी खास जगह पर ही क्यों होता है, इसके पीछे हमेशा एक गहरा कारण छिपा होता है। और आज की इस चर्चा से तथ्य तो याद होंगे ही, लेकिन उन नृत्यों की जो आत्मा है और उनका जो क्यों है वो भी समझ में आएगा। तो फिर इस सफर की शुरुआत भारत के भूगोल से ही करते हैं। मौसम किस तरह हमारी कला को और साथ ही हमारी याद करने के ट्रिक्स को जन्म देता है, इसे समझने के लिए दो एकदम विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों को सामने रखते हैं। अच्छा, वो कौन सी? एक तरफ है जम्मू कश्मीर के हड्डियां जमा देने वाली ठंड और दूसरी तरफ है राजस्थान की चिलचिलाती धूप। बहुत ही बेहतरीन तुलना है। इंसान का स्वभाव हमेशा से अपने पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया देने का रहा है। जब मौसम बहुत कठोर होता है ना, तो इंसान को सर्वाइवल के लिए कुछ उपाय खोजने पड़ते हैं। और कला उसी सर्वाइवल का एक हिस्सा है। एकदम सही। कला उस उत्तरजीविता की सबसे खूबसूरत अभिव्यक्ति बन जाती है। तो इसे याद रखने का एक बहुत ही अजीब लेकिन अचूक तरीका है। जैसे जम्मू कश्मीर के बारे में अगर कोई सोचे तो वहाँ इतनी ठंड होती है कि बाहर निकलती मुंह से बस एक ही आवाज निकलती है, उफ। उफ है। हाँ, बिल्कुल। तो इस उफ ध्वनि से जो नृत्य याद आता है वो है राउफ नृत्य। अरे वाह, राउफ यानी उफ, बहुत बढ़िया ट्रिक है। और अब इस कड़ाके की ठंड से बचने के लिए एक साधारण घर तो काफी होगा नहीं। गर्माहट के लिए कम से कम 2 महल तो चाहिए ही होंगे। 2 महल, राइट। तो 2 महल की इस ट्रिक से बनता है दमल नृत्य। और अंत में जब ठंड बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर हो जाती है तो इंसान का दिमाग सुन्न पड़ने लगता है, जिसे आम बोलचाल में कहते हैं कि दिमाग भंड हो गया है या क्रेजी हो गया है। भंड हो जाना, ये तो काफी आम शब्द है। इसी भंड शब्द से नाम आता है भांड पाथेर का। इन ट्रिक्स के जरिए नाम याद रखना तो वाकई बहुत आसान हो जाता है, लेकिन अगर इनके पीछे के सांस्कृतिक ताने बाने को देखा जाए तो और भी दिलचस्प बातें सामने आती हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए राउफ नृत्य को ही लें। ये केवल एक नृत्य नहीं है, ये राउफ जनजाति की महिलाओं द्वारा विशेष रूप से वसंत ऋतु के स्वागत और रमजान या ईद के पवित्र अवसरों पर किया जाने वाला एक सामूहिक गान है। अच्छा, तो ये एक सेलिब्रेशन है। बिल्कुल। इसमें महिलाएं 2 पंक्तियों में एक दूसरे के सामने खड़ी होती हैं और सवाल जवाब के रूप में गीत गाती हैं। वहीं दमल नृत्य का इतिहास तो और भी गहरा है। वो वटल जनजाति वाला? हाँ, ये वटल जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसकी शुरुआत सूफी संत शाह सुक्कर सलोनी ने अपने गुरु के सम्मान में की थी। अले, तो मतलब दमल का ये इतिहास तो बिल्कुल आज के दौर के किसी ट्रिब्यूट परफॉर्मेंस जैसा लगता है। एकदम सही कहा। इस नृत्य में पुरुष लंबे रंगीन चोगे और मोतियों से जड़ी लंबी शंक्वाकार टोपियां पहनते हैं और हवा में ऊंची छलांगे लगाते हैं। गुरु के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए एक पूरी नृत्य शैली ही रच देना कला के प्रति अद्भुत समर्पण को दर्शाता है। वाकई। और जो भांड पाथेर है जिसके बारे में हमने बात की, क्या वो भी कोई धार्मिक नृत्य है? नहीं, भांड पाथेर मुख्य रूप से एक व्यंग्यात्मक नाटक है, जिसे हम सटायर कहते हैं। अच्छा, सटायर। हाँ। जब सर्दियां बहुत कठोर होती थीं या शासक जालिम होते थे,
तो आम जनता अपनी हताशा और दुख को कम करने के लिए हास्य और व्यंग का सहारा लेती थी। यानी कॉमेडी के जरिए दर्द छुपाना। राइट। ये नृत्य उसी भंड यानी पागलपन या कॉमेडी के जरिए समाज की कड़वी सच्चाइयों को पेश करने का एक पारंपरिक तरीका है। इसका मतलब व्यंग्य हमेशा से एक हथियार रहा है। खैर, अब कश्मीर की इस जमा देने वाली ठंड से निकलकर राजस्थान की सुलगती हुई रेत पर चलते हैं। चलिए। राजस्थान की बात हो और वहां के खान पान का जिक्र ना हो, ये तो संभव नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो इसे याद रखने की ट्रिक कुछ इस तरह है। मान लिया जाए कि किसी ने बहुत ही स्वादिष्ट राजस्थानी थाली खाई है। खाना इतना शानदार था कि खुशी के मारे 13 बार ताली बजाई गई। 13 बार ताली? हाँ, तो इस 13 ताली से नाम सामने आता है 13 ताली नृत्य का। बहुत बढ़िया। अब राजस्थान की गर्मी इतनी प्रचंड होती है कि धूप सुई की तरह चुभकर शरीर को सुन्न कर देती है। सुई और सुन्न से बनता है सुई सीनी नृत्य। सुई सीनी। और वहां जाकर घूमर का अनुभव तो लाजमी है। इसके अलावा एक भौगोलिक ट्रिक भी है। वो क्या है? भवानी मंडी नाम का एक अनोखा रेलवे स्टेशन है जहां ट्रेन आधी राजस्थान में और आधी मध्य प्रदेश में खड़ी होती है। इस भवानी मंडी से नाम आता है भवाई नृत्य का, और साथ ही विश्व प्रसिद्ध कालबेलिया भी इसी राज्य का हिस्सा है। भवानी मंडी वाला उदाहरण सच में राजस्थान की भौगोलिक विचित्रता को बहुत अच्छी तरह दर्शाता है ना? हाँ। और इन नृत्यों के पीछे का विज्ञान और आध्यात्म बहुत गहरा है। अगर 13 ताली की बात करें तो कामड़ जाति की महिलाएं अपने शरीर पर 13 अलग अलग जगहों पर मंजीरे बांधती हैं। 13 मंजीरे? बिल्कुल। और जब वे नृत्य करती हैं तो उन मंजीरों को आपस में टकराकर एक अद्भुत लय पैदा करती हैं, जबकि पुरुष पीछे बैठकर लोक देवता बाबा रामदेव और हिंगलाज माता के भजन गाते हैं। मतलब ये शारीरिक नियंत्रण और भक्ति का एक बहुत ही जटिल मिश्रण है। एकदम। और घूमर, जिसे राजस्थान के नृत्यों की आत्मा कहा जाता है, मुख्य रूप से गणगौर पर्व पर होता है, जो देवी गौरी को समर्पित है। हाँ, घूमर का वो घाघरे वाला दृश्य बहुत सुंदर होता है। सही कहा। इसमें महिलाओं के घाघरे का घेरा एक सम्मोहक दृश्य बनाता है, जो जीवन के चक्र का प्रतीक है। लेकिन वो भवाई के बारे में शुरुआत में जो जिक्र हुआ था, वो मटके और तलवार वाला करतब, वो क्या है? भवाई मुख्य रूप से संतुलन और गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देने का नृत्य है। भवाई जाति की महिलाएं सिर पर 7 से 8 पीतल या मिट्टी के मटके रखकर और न केवल नंगी तलवारों की धार पर, बल्कि टूटे हुए कांच के टुकड़ों या थाली के किनारों पर अपना शरीर संतुलित करते हुए नृत्य करती हैं। बाप रे, ये तो पीढ़ियों के कठोर अभ्यास से ही संभव होगा। बिल्कुल। इसके अलावा सुईसिनी नृत्य की जो बात हुई, वो दुर्भाग्य से अब लुप्त होने की कगार पर है। ओहो, ये तो दुखद है। हाँ, लेकिन सपेरा जाति का कालबेलिया नृत्य, जिसमें काले रंग के घेरदार कपड़े पहनकर महिलाएं सांप की तरफ बल खाते हुए नृत्य करती हैं, उसने इतनी प्रसिद्धि पाई कि यूनेस्को ने 2010 में इसे अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल कर लिया। वाकई, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। अब रेगिस्तान की इस तपिश और कला के अद्भुत संतुलन से निकलकर चलिए एक ऐसे भूगोल की ओर मुड़ते हैं जहां पानी, जंगल और पहाड़ मिलकर जीवन की लय तय करते हैं। यानी पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्य। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं पूर्वी भारत की। यहाँ की कला प्रकृति की पूजा और कबीले की रक्षा से जुड़ी हुई है। झारखंड से शुरुआत करते हैं। चलिए। इसे याद रखने के लिए एक तार्किक सोच का इस्तेमाल किया जा सकता है। झारखंड के नाम में ही झार यानी झरना छिपा है। हाँ, झाड़ से झरना। अब अगर एक बहुत तेज बहते हुए झरने के बहाव में टिके रहना हो तो 4 पाई से काम नहीं चलेगा। उस दबाव को सहने के लिए कम से कम 6 पाई चाहिए। 6 पाई? अच्छा। तो इस 6 पाई में 2 बहुत महत्वपूर्ण नृत्यों के नाम छिपे हैं, 6 से छौ और पाई से पाइका। बहुत ही स्मार्ट ट्रिक है। और अगर पाइका की पृष्ठभूमि देखें तो ये पूरी तरह से युद्ध से जुड़ी है। अच्छा, मार्शल आर्ट? हाँ, ये झारखंड के मयूरभंज जिले और आसपास के क्षेत्रों में मुंडा जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक मार्शल आर्ट नृत्य है। इसमें नर्तक एक हाथ में ढाल और दूसरे हाथ में तलवार लेकर युद्ध के कौशल का प्रदर्शन करते हैं। मतलब प्राचीन काल में जब कबीलों को बाहरी हमलों से खुद को बचाना होता था, तब ये नृत्य उनके शारीरिक प्रशिक्षण का एक हिस्सा हुआ करता था। एकदम सही। यानी ये कला सिर्फ मनोरंजन नहीं थी, बल्कि शरीर को युद्ध के लिए तैयार रखने का एक जरिया भी थी। और छऊ नृत्य के बारे में तो अक्सर बहुत भ्रम रहता है। मतलब ये लोक नृत्य है या शास्त्रीय कला? ये कला जगत की एक बहुत ही दिलचस्प बहस है। देखिए, लोक नृत्य आमतौर पर किसी समुदाय का स्वतः प्रकटीकरण होता है।
जिसमें कोई बहुत कड़े नियम नहीं होते। राइट। लेकिन शास्त्रीय नृत्यों के नियम शास्त्रों द्वारा तय होते हैं। छऊ इन दोनों के बीच का एक पुल है, इसलिए इसे अर्धशास्त्रीय यानी सेमी क्लासिकल माना जाता है। और ये 3 राज्यों में फैला है, पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ, झारखंड में सरायकेला छऊ और ओडिशा में मयूरभंज छऊ। तो क्या इन तीनों शैलियों में कोई बुनियादी अंतर भी है, क्योंकि नाम तो एक ही है? बहुत बड़ा अंतर है और यही बात परीक्षाओं में अक्सर पूछी भी जाती है। अच्छा, वो क्या है? पुरुलिया और सरायकेला छऊ में कलाकार चेहरे पर बड़े और भारी मुखौटे पहनते हैं। इन मुखौटों को मिट्टी और कागज से बहुत ही मेहनत से बनाया जाता है, जो पौराणिक कथाओं के देवी देवताओं या राक्षसों को दर्शाते हैं। लेकिन मयूरभंज छऊ में किसी भी तरह के मुखौटे का इस्तेमाल नहीं होता। अरे ऐसा क्यों? अगर नृत्य एक ही है तो एक जगह मुखौटा है और दूसरी जगह नहीं? इसका कारण मयूरभंज छऊ की मार्शल आर्ट जड़ें हैं। जब आप युद्ध कला का प्रदर्शन कर रहे होते हैं और हवा में कलाबाजियां खा रहे होते हैं, तो मुखौटा पहनने से दृष्टि बाधित होती है और चपलता कम हो जाती है। ओ बिल्कुल, दिखाई ही नहीं देगा तो कलाबाजी कैसे करेंगे? सही कहा। मुखौटा न होने के कारण मयूरभंज शैली में शारीरिक उछाल और चेहरे के भाव कहीं ज्यादा स्पष्ट होते हैं, और इसकी इसी सांस्कृतिक गहराई के कारण छऊ को भी 2010 में यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया था। ये जानकारी वाकई हैरान करने वाली है कि कैसे जरूरतें कला के रूप को बदल देती है। अब झारखंड के घने जंगलों से निकलकर बादलों के घर यानी मेघालय की तरफ चलते हैं। मेघालय, जहां बारिश ही बारिश है। हाँ, मेघालय के नाम में ही मेघ यानी बादल है, जो भरपूर बारिश लाते हैं। यहाँ का एक बहुत ही मशहूर नृत्य है लाहौर। लाहौर? इसे याद रखने की ट्रिक बहुत ही रोचक है। लाहौर शब्द सुनने पर लोहा शब्द की ध्वनि दिमाग में आती है। हाँ, लाहौर और लोहा मिलते जुलते हैं। तो मेघ यानी पानी और लोहा यानी लाहौर का ये संबंध मेघालय के इस लोक नृत्य को हमेशा के लिए दिमाग में दर्ज कर देता है। ये तो कभी नहीं भूलेगा। और अगर सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो लाहौर नृत्य पनार समुदाय द्वारा किया जाता है। ये बैदी एन खलम उत्सव का एक मुख्य हिस्सा है। ये उत्सव किस बारे में है? मेघालय में बारिश बहुत ज्यादा होती है और प्राचीन काल में भारी बारिश के बाद अक्सर महामारियां फैल जाती थीं। अच्छा, बीमारियों का डर। हाँ, तो यह उत्सव और यह नृत्य उन महामारियों या बुरी आत्माओं को दूर भगाने और अच्छी फसल की प्रार्थना के लिए किया जाता है। इसमें पुरुष और महिलाएं एक साथ हाथ में हाथ डालकर अत्यंत रंग-बरंगे परिधानों में नृत्य करते हैं, जो समुदाय की एकजुटता का प्रतीक है। प्रकृति के प्रकोप से बचने के लिए एकजुटता का ऐसा सुंदर उदाहरण शायद ही मिले। प्रकृति और युद्ध कला से आगे बढ़ते हुए अब हमारी चर्चा उस पड़ाव पर आती है जहां अलग-अलग राज्य अपने अनोखे उपकरणों और वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल करके फसल और समुदाय का जश्न मनाते हैं। यानी पश्चिमी तट के उत्सव। बिल्कुल, उन शांतिपूर्ण और उल्लास भरे उत्सवों की बात करते हैं जो गोवा में देखने को मिलते हैं। गोवा का नाम आते ही समुद्र तट और उत्सव का माहौल जहन में आता है। गोवा मतलब जश्न? हाँ, और उत्सव है तो जश्न मनेगा, बॉटलें खुलेंगी। तो ट्रिक ये है कि गोवा में जश्न के दौरान इतने ढक्कन खुलते हैं कि हर रविवार वहाँ ढक्कन की मंडी लगती है। ढक्कन की मंडी? हाँ, ढक्कन से याद रखा जा सकता है ढक्कनी नृत्य और मंडी से मांडो नृत्य। भले ये ट्रिक सुनने में थोड़ी हल्की फुल्की हगे, लेकिन ढकनी और मांडो गोवा की स्थानीय संस्कृति का एक बहुत ही परिष्कृत रूप है। वो कैसे? मांडो की उत्पत्ति पुर्तगाली और स्थानीय भारतीय संस्कृतियों के मिलने से हुई है। ये मुख्य रूप से धीमी गति का गीत और नृत्य है, जिसमें प्रेम और विरह की बातें होती हैं। अच्छा, एक फ्यूजन है। बिल्कुल। वहीं ढकनी नृत्य देवदासियों के जीवन से जुड़ा रहा है। ये लोक संस्कृति और मंदिर की परंपराओं के बीच का एक खूबसूरत संगम है, जिसमें घुमुट का खास इस्तेमाल होता है। घुमुट? हाँ, ये मिट्टी के बर्तन से बना एक ड्रम होता है। अच्छा। तो पश्चिमी तट के इन शांतिपूर्ण सामुदायिक उत्सवों से चलिए अब पूर्वोत्तर की ओर लौटते हैं, जहां उत्सव का मतलब सिर्फ फसल का जश्न नहीं, बल्कि कबीले का शौर्य और योद्धा संस्कृति का प्रदर्शन होता है। नागालैंड की बात हो रही है ना? जी हाँ, नागालैंड की बात करें तो इसके लिए एक विजुअल ट्रिक काम आती है। जैसे किसी लंबी चोंच वाले पक्षी की कल्पना की जाए। हाँ। इस चोंच शब्द से चोंग नृत्य याद आता है। चोंग नृत्य। और दूसरी ट्रिक भारत के नक्शे से जुड़ी है। जब पश्चिम से पूर्व की तरफ जाया जाता है तो नक्शे के एकदम किनारे पर नागालैंड आता है। वहां से आगे जाने का रास्ता नहीं होता है, एक मोड़ आ जाता है। अच्छा।
मोड़? हाँ, उस मोड़ से नृत्य को याद रखा जा सकता है। नागालैंड की योद्धा संस्कृति में ये मोड़ से बहुत ही अहम स्थान रखता है। यह एओ जनजाति का प्रमुख नृत्य है। एओ जनजाति? इसकी कोई खास बात है? इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी वेशभूषा है। इस नृत्य में पुरुष जो मुकुट या हेडगियर पहनते हैं उसे बांस और हॉर्नबिल पक्षी के पंखों से सजाया जाता है। हॉर्नबिल पक्षी के पंख? हाँ, हॉर्नबिल पक्षी को उसकी भव्यता और सतर्कता के कारण बहुत पवित्र और वीर माना जाता है। मतलब ये केवल एक सजावट नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के साथ उनके सह अस्तित्व और उन गुणों को अपने भीतर उतारने का एक प्रयास है। क्या बात है। बिल्कुल। अब पूर्वोत्तर की इन पहाड़ियों से निकलकर उत्तर भारत के कृषि प्रधान राज्य पंजाब की तरफ चलते हैं। पंजाब यानी ऊर्जा और उत्साह। एकदम। पंजाब के दो सबसे मशहूर नृत्य हैं, भांगड़ा और गिद्दा। गिद्दा को याद रखने की ट्रिक ये है कि गिद्ध नामक पक्षी अपने शिकार को हमेशा पंजे से पकड़ता है। पंजा और गिद्ध मिलकर पंजाब का गिद्दा नृत्य याद दिला देते हैं। बहुत बढ़िया ट्रिक है। और अगर संगीत की आधुनिक दुनिया से इसकी तुलना की जाए ना, तो गिद्दा किसी अनप्लग्ड एकॉस्टिक म्यूजिक सेशन जैसा लगता है। अनप्लग्ड एकॉस्टिक सेशन? ये तुलना काफी अनोखी है। मतलब इसका कारण क्या है? देखिए, क्योंकि आजकल के संगीत में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का शोर होता है, लेकिन अनप्लग्ड सेशन में सब कुछ बहुत प्राकृतिक होता है। ठीक वैसे ही गिद्दा में ढोल या किसी बड़े वाद्य यंत्र की जरूरत नहीं होती। अच्छा, तो फिर ताल कैसे बनती है? इसमें केवल महिलाओं की तालियां, उनके पैरों की थाप और बोलियां यानी छोटे लोकगीत ही पूरा संगीत पैदा करते हैं। ये विश्लेषण बिल्कुल सटीक है। गिद्दा में जो बोलियां गाई जाती हैं उनमें सास बहू के झगड़ों से लेकर सामाजिक मुद्दों तक हर विषय पर खुल के बात होती है। ये महिलाओं के लिए अपनी बात रखने का एक खुला और स्वतंत्र मंच रहा है। वाकई। और भांगड़ा के बारे में क्या कहेंगे? वहीं भांगड़ा, जिसकी ऊर्जा पूरी दुनिया में मशहूर है, वो ढोल की उस थाप से निकलता है जो एक किसान के दिल की धड़कन से मेल खाती है जब वो अपनी लहलहाती हुई सुनहरी फसल को देखता है। क्या बात है। खेतों की इस सुनहरी ऊर्जा के बाद अब देवभूमि हिमाचल प्रदेश की शांति की ओर चलते हैं। चलिए। यहाँ की ट्रिक तो एक पूरी कहानी बुनती है। हिमाचल के नाम में ही हिम यानी बर्फ है। अब बर्फ पर बिना चप्पल के चलना तो नामुमकिन है, तो चप्पल से बना छपेली नृत्य। छपेली, ठीक है। और जब बर्फ पर चला जाता है तो छम छम की आवाज आती है, जिससे छम नृत्य याद आता है। छम छम से छम नृत्य। हाँ, और हिमाचल में चारों तरफ गहरी और सुंदर घाटियां हैं। घाटी शब्द से मिलता जुलता शब्द है नाटी नृत्य। और अंत में जब घाटियां इतनी ऊंची हों तो इंसान थककर बस थोड़ा ही चल पाता है। इस थोड़ा से बना थोड़ा नृत्य। इस कहानी में सबसे अहम है नाटी नृत्य और थोड़ा नृत्य। नाटी की गति बहुत धीमी होती है। धीमी क्यों होती है? क्योंकि पहाड़ों पर कम ऑक्सीजन और खड़ी चढ़ाई के कारण इंसान बहुत तेज गति से नृत्य नहीं कर सकता। इसलिए नाटी का धीमा रिदम वहां के भूगोल का सीधा परिणाम है। इस नृत्य को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया जा चुका है, जहां हजारों लोगों ने एक साथ मानव श्रृंखला बनाकर इसे किया था। हजारों लोगों ने? ये तो अद्भुत है। और थोड़ा नृत्य? वहीं थोड़ा नृत्य असल में धनुष और बाण का खेल है, जो महाभारत के दौर की युद्धों का अनुकरण करता है। इसमें लकड़ी के धनुष और बिना नोक वाले तीरों का इस्तेमाल होता है। और जो आपने छम नृत्य बताया, वो बौद्ध मठों में लामाओं द्वारा बुरी ताकतों को भगाने के लिए किया जाता है। पहाड़ों की इस शांत और रहस्यमयी दुनिया से अब मध्य भारत के मैदानी इलाकों का रुख करते हैं, यानी छत्तीसगढ़। जी हाँ, छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखने बहुत से सैलानी जाते हैं। इस सैलानी शब्द से सैला नृत्य याद रखा जा सकता है। सैलानी से सैला। और दूसरी ट्रिक जीवन के दर्शन से जुड़ी है। अगर जीवन में अच्छे कर्म किए जाएं, तभी वैवाहिक जीवन में 36 गुण मिलते हैं। हाँ, 36 गुण। हाँ, तो कर्म से बनता है कर्मा नृत्य और 36 गुण से छत्तीसगढ़। बहुत ही रचनात्मक ट्रिक है। सैला और कर्मा ये दोनों ही मुख्य रूप से कृषि और प्रकृति पूजा के नृत्य हैं। अच्छा? हाँ, कर्मा नृत्य में करम के पेड़ की डाली की पूजा की जाती है। ये शरद ऋतु का त्योहार है, जहाँ लोग प्रकृति से प्रार्थना करते हैं कि उनके अच्छे कर्मों का फल उन्हें अच्छी फसल के रूप में मिले। और सैला नृत्य? सैला एक दंडा नृत्य है,
जो फसल कटाई के बाद किया जाता है, जिसमें नर्तक डंडों को टकराते हुए बहुत ही जटिल ज्यामितीय आकार बनाते हैं। बहुत खूब। और अब इस विस्तृत और खूबसूरत यात्रा का आखिरी पड़ाव मिजोरम। इसकी ट्रिक बहुत ही मजेदार है। बताइए बताइए। कल्पना की जाए कि किसी इंसान को सिर्फ एक खास तरह का पेय पदार्थ पसंद है, और वो है चेरी की रम। चेरी की रम? हाँ, इस चेरी शब्द से बनता है चेराव नृत्य, और रम से राज्य का नाम आ जाता है, मिजोरम। अरे वाह! और चिराव नृत्य पूरे पूर्वोत्तर में अपनी अलग पहचान रखता है। इसे बांस नृत्य या बैम्बू डांस भी कहा जाता है। जिसमें वो बांस की डंडियों के बीच कूदते हैं। बिल्कुल, इसमें जमीन पर बांस की लंबी डंडियों को एक खास ताल में टकराया जाता है, और नर्तक उन खुलते और बंद होते बांसों के बीच बहुत ही फुर्ती और सटीकता से अपने कदम रखते हैं। मिजोरम में बांस बहुतायत में पाया जाता है, इसलिए इसका उपयोग कला में होना स्वाभाविक है। मतलब ये एकाग्रता और टीम वर्क का बहुत बड़ा उदाहरण है। एकदम। शुरुआत में ये नृत्य उस माँ की आत्मा को शांति देने के लिए किया जाता था जिसकी मृत्यु बच्चे को जन्म देते समय हो गई हो। लेकिन समय के साथ ये मिजोरम के हर बड़े खुशी के मौके का अभिन्न हिस्सा बन गया है। तो आज के इस सफर को समेटते हुए हम ये देख सकते हैं कि ट्रिक्स के सहारे न सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी तथ्य याद हुए, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई। बिल्कुल। यूनेस्को में शामिल कालबेलिया और बिना मुखौटे वाले मयूरभंज छऊ से लेकर हॉर्नबिल पंखों वाले नागालैंड के मोरसे और हिमाचल के विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले नाटी नृत्य तक, हर कला अपने भूगोल और इतिहास की कहानी कहती है। एकदम सही। और आज की इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि कैसे मौसम और पर्यावरण ने इन नृत्यों को आकार दिया है। बर्फ से ढके पहाड़ों ने गति को धीमा किया, तो रेगिस्तान की गर्मी ने संतुलन और कठोर तपस्या सिखाई। लेकिन ये स्थिति एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न भी छोड़ जाती है। वो विचारणीय प्रश्न क्या है? सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मौसम चक्र बदल रहे हैं और बारिश या फसल का समय आगे पीछे हो रहा है, तो क्या इन नृत्यों का समय और स्वरूप भी बदलेगा? बहुत गहरा सवाल है। और जब आधुनिक डिजिटल मनोरंजन गांव-गांव तक पहुंच रहा है, तो क्या लोग अलाव के चारों ओर इकट्ठा होकर सामूहिक नृत्य करना जारी रखेंगे? क्या अगले 50 सालों में ये लोक कलाएं अपना मूल रूप बचा पाएंगी, या समय की मांग के अनुसार ये भी किसी नए रूप में ढल जाएंगी? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ कला प्रेमियों को ही नहीं, बल्कि समाज को समझने वाले हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर करता है। हमारी ये सांस्कृतिक विरासत भविष्य में अपना अस्तित्व कैसे बनाए रखेगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। बिल्कुल। दोस्तों, एग्जाम वेदा एकेडमी में आपका स्वागत है। इस चर्चा का सोर्स एग्जाम वेदा एकेडमी है, और ये यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, रेलवे जैसे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। अगर ये गहन चर्चा आपको ज्ञानवर्धक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सुनते रहें, सीखते रहें। नमस्कार। नमस्कार।